वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 61 कुछ दिनों में आ जाएगा। अब इनकी हालत में अब सुधार है, डॉक्टर ने जवाब दिया तो उस शख्स ने बेड के साइड में रखे हुए मेज से एक इंजेक्शन उठाया और उस डॉक्टर का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगाकर उसकी आंख के करीब ले जाकर गुस्से में कहा, अगर अगले 2 दिनों में इसकी आंखें नहीं खुली तो तुम्हारी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। समझा? आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने डर के मारे हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। उस शख्स ने इंजेक्शन डस्टबिन में फेंककर वहां से बाहर चला गया। वहां मौजूद उसके आदमी ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, अपनी जान से जरा सा भी प्यार है तो कैसे भी करके इनको 2 दिनों में इनको होश में लेकर आओ, वरना भी और अपना होश खो बैठे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा डर गया। दूसरी तरफ जयपुर यूनिवर्सिटी, जयपुर, श्रेष्ठ कस्तूरी के होठों पर किस कर रहा था। कस्तूरी उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। श्रेष्ठ ने उसके होठों को हल्का सा सक करके छोड़ा तो उसकी नज़र कस्तूरी के मासूम चेहरे पर पड़ी जो लाल हो चुका था। वो उसे कुछ देर ऐसे ही किस करते रहता तो वो रो देती। उसके छोटे से नाक को छूते हुए श्रेष्ठ ने मुस्कुरा कर कहा, मुंह जूठा हो गया, रोना आ रहा से, अब मने माफ कर दे, मैं तने वापस घर ले जाने आया सू। कस्तूरी ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी इस हरकत से श्रेष्ठ हक्का बक्का रह गया। डोंट टच मी अगेन, वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, को अपना रोना कंट्रोल करते हुए गुस्से में श्रेष्ठ ने हैरानी से सवाल किया, तू अपने भरतार को जेल पहुंचाएगी? हमारा तलाक हो चुका है, अब हम आपके लिए अनजान हैं और सपने में भी आप जैसे इंसान का साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। ये जवाब देकर कस्तूरी वहां से चली गई। श्रेष्ठ अपनी गाल पर हाथ रखकर उसे जाते हुए देख रहा था। आज मैं हारा सू प्यार के कारण, कल तू हारेगी प्यार के कारण। अपना गुस्सा भूलकर तने महारे को माफ करना ही पड़ेगा, श्रेष्ठ ने उसे देखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। पार्थ ने उसके पीछे से सिर झटकते हुए कहा, तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे ना? जैसे तुम यहाँ अपने भाई बंधुओं की बारात लेकर आए हो तो उस बारात का स्वागत करने के लिए उसकी भी टीम तैयार है। अभी तुम कस्तूरी से मिले हो, तुम्हें उसके बाकी साथियों से मिलवाता हूँ। हम तोमर से किसी के बाप से भी को नहीं डरते, श्रेष्ठ ने उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए कहा। उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, उन सब से तो पूरा कॉलेज डरता है, आओ तुम्हें दिखाते हैं। वो उसे अपने साथ वहां से ले गया। दूसरी तरफ कस्तूरी क्लास में बैठी हुई थी। टीचर क्लास ले रही थी, लेकिन कस्तूरी का क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इस वक्त उसके दिमाग में श्रेष्ठ को कही हुई बात घूम रही थी, हम आपसे सपने में भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। लेकिन फिर उसके कानों में अचानक से एक लड़की की आवाज़ गूंजने लगी, श्रेष्ठ जैसे इंसान के साथ रिश्ता बनाना एक सपना है कसू, और हमें उसकी पत्नी बनाकर भगवान ने वो सपना सच कर दिया। सच में वो इतने अच्छे मनीषा दीदी, हम भी कान्हा जी से प्रार्थना करेंगे कि हमें उनके जैसा पति मिले। ये सब याद करके कस्तूरी की आंख से आंसू बह गया। इधर उसके तीनों एक 30-32 साल के डिसेंट आदमी को घेर कर खड़े हुए थे, जो कि फ्रेशर था। वो उसकी रैगिंग कर रहे थे और वो बेचारा काफी घबराया हुआ नजर आ रहा था। इस उम्र नौकरी करते हैं और आप अभी तक पढ़ाई ही कर रहे हो, अथर्व ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अंशी ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा, नौकरी पढ़ाई के बिना नहीं मिलती है अथर्व। ओह हाँ, पर पढ़ने की भी एक उम्र होती, और इनकी पढ़ाई करने की नहीं करवाने की उम्र है। हमारे टीचर्स इनकी एज के हैं। अथर्व ने उस इंसान को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा। उस आदमी ने व्हाइट शर्ट और उसके साथ ब्लैक पैंट के साथ साथ कंधे पर क्रॉस बैग टांग रखा था। वो मन में खुद से बोला, वल्लभ सिंह रावत यो रानासा ने कट्ठे फंसा दिया थारे को। यो सब टाबर से थारे सामने अब किस तरह पीछा छुड़वाएगा इन सब ते। उद्धरण चिन्ह, क्या सोच रहे हो? सारिका ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा। वल्लभ ने नामे गर्दन हिलाकर कहा, कुछ कोनी, थम सब मने ऐसो कितनी देर रोक कर रखोगे, जब तक हमारा मन नहीं भर जाता, अंशी ने एटीट्यूड के साथ जवाब दिया। वल्लभ ने उन तीनों को समझाते हुए कहा, महारी क्लास का वक्त हो रहा है, मने जाने दो। जाना चाहते हो ना तो पहले अपनी सजा झेलो, अथर्व ने आंखें छोटी करके कहा। वल्लभ हैरानी से बोला, सजा किस बात की? हमें नाराज करने की? इस कॉलेज में जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है वो हमारे मन भरने तक हमारे साथ ही रहता है, लेकिन आप तो जाने की जिद करके हमें नाराज कर रहे हो। अंशी ने लॉलीपॉप चूसते हुए जवाब दिया, और उसकी बात पूरी करते हुए सारिका ने कहा, जिसके लिए सजा तो आपको झेलनी ही पड़ेगी। वल्लभ ने मन में कहा, इन सब टाबरों से पीछा छुड़वाना से वल्लभ तो चुपचाप इनकी बात मान ले।
वरना यो सब थारा पीछा को नहीं छोड़ेंगे। उसने उन सब को देखते हुए सवाल किया, क्या सजा है हमारी गलती की, जल्दी बोलो। बोलते हैं, अथर्व ने ये जवाब दिया और उन तीनों ने कानाफूसी की। कुछ देर बाद अथर्व ने वल्लभ के कंधे पर हाथ रखा और उसे इशारे से बोला, ये कॉरिडोर के यहाँ से 3rd पिलर के पास जाकर फर्श पर घुटनों के बल बैठ जाओ और वहां से आने वाली पहली लड़की का वेट करो। सारिका ने उसका साथ देते हुए कहा। उन दोनों की बात पूरी करते हुए अंशी बोली, उसके लिए एक रोमांटिक गाना गाकर आपको उस लड़की को पर्पस करने हैं। उद्धरण चिन्ह, यो थम सबके बोल रहे हो, पर्पस, यो मैं को नहीं करूंगा, वल्लभ ने मना करते हुए हड़बड़ा कर कहा। नहीं करोगे तो जा भी नहीं पाओगे, अथर्व ने झूठा मुस्कुराते हुए कहा। वल्लभ ने उन सब से पीछा छुड़वाने के लिए मजबूर होकर कहा, ठीक से। वो वहां जाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने शर्म के मारे अपना मुंह छुपा रखा था। कस्तूरी के दोस्त उसे देखकर हंस रहे थे। कस्तूरी अपनी क्लास खत्म करके इधर ही आ रही थी। उसकी नज़र जब वल्लभ पर पड़ी तो वो हैरानी से खुद को बोली, ये तो वल्लभ भाई सा है, ये ऐसे यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी उसकी नज़र अपने दोस्तों पर पड़ी तो वो आंखें बड़ी करके बोली, कुछ गड़बड़ है। वो दौड़कर अपने दोस्तों की तरफ गई और उनको बिजी देखकर बोली, ये क्या हो रहा है। अरे क्षसु, तुम आ गई, देखो तुम्हारे एक्स पतिदेव की बारात का हम क्या हाल कर रहे हैं। अंशी ने उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा। कस्तूरी ने हैरान होते हुए पूछा, बारात, ये क्या बोल रही हो तुम। वो लंबा चौड़ा गधा अपने साथ साबियों को यहाँ लेकर आया है तुम्हें परेशान करने के लिए। चलो तुम्हें दिखाते हैं, अंशी ने जवाब दिया और कस्तूरी को वो लोग अपने साथ वहां से कथन और शाश्वत को दिखाने के लिए ले गए। लेकिन वल्लभ अभी भी वहीं बैठा हुआ था। तभी उसके कान में चूड़ी की आवाज पड़ी। उसने अपने चेहरे से हाथ हटाया तो सामने से एक 28 साल की लड़की चली आ रही थी। उसने ब्लू कलर की साड़ी के साथ स्लीवलेस डीप बैक नेक वाला ब्लाउज पहन रखा था। उसके चेहरे का न्यूड मेकअप उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। उसकी लचकीली कमर नगीन की तरह बल खा रही थी। उसे देखते ही वल्लभ के दिल की धड़कन रुक गई। वो सांस लेना भूल गया था। वो लड़की अपनी हील्स की आवाज करते हुए उसके पास से अनजानों की तरह गुजर रही थी तो उसका पल्लू वल्लभ के चेहरे को सहला गया। वल्लभ ने खुद को बहुत कंट्रोल किया लेकिन उसकी जीभ अपने आप गुनगुनाने लगी, तुम्हें जो मैंने देखा। उसकी आवाज सुनकर वो लड़की झट से उसकी तरफ पलटी। वल्लभ उसके सामने गाना गुना रहा था, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। इधर कस्तूरी शाश्वत को एज ए टीचर हिंदी की क्लास में और कथन को बायोलॉजी की क्लास में देखकर हैरानी से बोली, सच में ये सब लोग यहाँ आ गए। पर क्यों? क्योंकि ये तुम्हें परेशान करना चाहते हैं, अंशी ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर कस्तूरी ने अचानक से वल्लभ की तरफ देखा जो उनसे दूर खड़ा गाना गा रहा था। हे कान्हा जी, ये वल्लभ भाई सा अंकिता मैम के साथ क्या कर रहे हैं? कस्तूरी ने हैरानी से कहा। उसके दोस्त भी वल्लभ की तरफ देखने के लिए मुड़े और मुड़ते ही हंसने लगे। अथर्व ने जवाब देते हुए कहा, पर्पस कर रहे हैं। देखो तो व्हाट ए ग्रेट चॉइस, अंकिता मैम द ब्यूटी क्वीन। हे कान्हा जी, तुम लोगों ने उनकी रैगिंग की है। वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही स्ट्रिक्ट भी है। पता नहीं उन्हें क्या पनिशमेंट देंगी वो, हमें उनकी हेल्प करनी होगी, कस्तूरी ने परेशान होते हुए कहा। पर अथर्व ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं कसू मत करो, इनकी हेल्प करो। ये लोग उसके कहने पर यहाँ आए हैं, जानती है हम, पर वल्लभ भाई सा को हम अपना भाई समझते हैं, वो बुरे नहीं है। ये बोलकर कस्तूरी वल्लभ की हेल्प करने के लिए उसके पास चली गई। अंकिता गुस्से में वल्लभ को पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी पर कस्तूरी उसके सामने आकर बोली, अंकिता मैम सॉरी, वो ये यहाँ पर नए आए हैं इसलिए रैगिंग कर रही थी कुछ सीनियर्स। नए मतलब ये पहलवान स्टूडेंट है? अंकिता ने वल्लभ की तरफ देखकर हैरानी से पूछा। वल्लभ कस्तूरी को देखकर शौक के मारे चुप हो गया था। कस्तूरी ने वल्लभ को देखकर झूठा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेचारे स्टूडेंट्स हैं, जाने दीजिए, फिर से कोई गलती हुई तो आप पनिश कर लेना। वो तो हम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली देंगे, इस बार बस तुम्हारी वजह से छोड़ रहे हैं, अंकिता ने जवाब दिया मुंह बनाते हुए वल्लभ को घूरकर वहां से चली गई। उसके जाते ही कस्तूरी ने वल्लभ को देखते थोड़ा बिगड़ कर कहा, ये आप क्या कर रहे थे भाई साहब? वो टाबर। वल्लभ ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन कस्तूरी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हम इसकी नहीं, आप सबके यहाँ आने की बात कर रहे हैं। हम आपने लेने आए से ठाकुरानी सा, आप राणा सा को माफ करके घर वापस चलिए, वल्लभ ने उसे जवाब देते हुए कहा।
जिस पर कस्तूरी ने गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए कहा, हम अब ठाकुरानी सा नहीं है और ना ही अब हम वापस जाएंगे। इसलिए बोल दीजिएगा अपने रानासा को माफी की उम्मीद छोड़कर लौट जाए वापस। कस्तूरी वहां से अपने दोस्तों के पास वापस चली गई। वल्लभ उसको जाते हुए देखकर मन में बोला, इन दोनों का मामला तो बिगड़ता ही जा रहा है। अब रानासा किस तरह मानवेंगे इनको। रात का समय, गर्ल्स हॉस्टल। कस्तूरी अपने कमरे में थी। वो सोने की कोशिश करते हुए करवटें बदल रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आंख खोलकर कमरे से बाहर निकल गई। हॉस्टल के बाहर बड़े से गार्डन में आकर वो कुछ देर टहलने के बाद वहां लगे एक झूले पर जाकर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने श्रेष्ठ का चेहरा बार बार घूम रहा था और उसे अपने होंठों पर श्रेष्ठ के होंठों का एहसास याद आ रहा था। जानवर कहीं के, मुंह जूठा कर दिया, वो मुंह बनाते हुए खुद से बोली और वही झूले पर लेट गई। हॉस्टल की ऊंची चारदीवारी लांघ कर एक 6 फुट 3 इंच लंबा आदमी अंदर आया। वो गार्डन से होकर हॉस्टल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी नज़र कस्तूरी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसके पास गया और उसे गोद में उठाकर बोला, यो छिपकलीजे वक्त भी ऐसे कपड़े पहने से यो मने बावला कर देवेगी, यो से दूर रहना मुश्किल से। वो उसे अपने सीने से लेटाकर वही झूले पर लेट गया। कस्तूरी बच्चों की तरह उसके सीने पर सो रही थी। श्रेष्ठ ने उसको देखकर बाहों में भर लिया। कस्तूरी के सपने में रात का समय और जंगल का इलाका 13 साल की कस्तूरी और एक 22 साल की लड़की के साथ भाग रही थी। उनके पीछे कुछ लोग भाग रहे थे। अचानक से वो लड़की रुकी और कस्तूरी को देखते हुए बोली, कसू तुम यहाँ से दूसरे रास्ते से जाओ, तब तक हम इन लोगों से निपटते हैं। कस्तूरी ने रोते हुए कहा, नहीं मनीषा दीदी, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। वो लोग आपको पकड़ लेंगे तो आपके साथ भी वही करेंगे जो मम्मी पापा के साथ किया। मनीषा ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, हमें कुछ नहीं होगा कसू। अगर हम दोनों एक साथ दौड़ते रहे तो दोनों ही पकड़े जाएंगे, इसलिए तुम जाओ। नहीं मनीषा दीदी, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, कस्तूरी ने रोते हुए ये कहा। क्या मनीषा और कस्तूरी के पेरेंट्स का कातिल एक ही है? क्या सच में कस्तूरी है मनीषा की मौत की जिम्मेदार? कैसे जानती है? चैप्टर 62। कस्तूरी के सपने में रात का समय और जंगल का इलाका 13 साल की कस्तूरी और एक 22 साल की लड़की के साथ भाग रही थी। उनके पीछे कुछ लोग भाग रहे थे। अचानक से वो लड़की रुकी और कस्तूरी को देखते हुए बोली, कसू तुम यहाँ से दूसरे रास्ते से जाओ, तब तक हम इन लोगों से निपटते हैं। कस्तूरी ने रोते हुए कहा, नहीं मनीषा दीदी, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। वो लोग आपको पकड़ लेंगे तो आपके साथ भी वही करेंगे जो मम्मी पापा के साथ किया। मनीषा ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, हमें कुछ नहीं होगा कसू। अगर हम दोनों एक साथ दौड़ते रहे तो दोनों ही पकड़े जाएंगे, इसलिए तुम जाओ। नहीं मनीषा दीदी, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, कस्तूरी ने रोते हुए ये कहा। कस्तूरी श्रेष्ठ के सीने पर सोते हुए सपना देख रही थी। पार्थ का घर। इधर पार्थ के घर में शाश्वत, कथन और वल्लभ पार्थ के साथ ड्रिंक कर रहे थे। वल्लभ तो चुपचाप ड्रिंक करते हुए चकना खा रहा था, लेकिन पार्थ, शाश्वत और कथन तीनों बातें कर रहे थे। शाश्वत ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी। पार्थ ने शाश्वत को इतना नशे में देखकर सवाल किया, क्या हुआ है आज तुम्हें शाश्वत? तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? शाश्वत ने चेहरे पर शिकन लाते हुए जवाब दिया, क्योंकि आपके कॉलेज के टाबरों ने महारे को परेशान कर दिया से। भाई सा, किस तरह पढ़ाते हो आप इन टाबरों को? कितने शरारती से यो लोग। मने हिंदी का लेक्चर में अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे, जा हिंदी से कोई लेना देना को नहीं था। किस तरह संभालते हो आप इन लोगों को? शाश्वत की बात सुनकर पार्थ थोड़ा हंसते हुए बोला, जैसे हम सबको हमारे टीचर्स ने संभाला था जब हम पढ़ रहे थे। तुम्हें इन बच्चों से निपटने के लिए अपने अंदर के छोटे बच्चे को जागना पड़ेगा। क्या कहा? तुम्हारे अंदर छोटा बच्चा से? शाश्वत हड़बड़ाते हुए बोला। नशे के कारण उसे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ भी बोले जा रहा था। यह देखकर कथन ने उसे समझाते हुए कहा, हम सबके अंदर बच्चा होता है शाश्वत, पर मने लगा था कि छोरे माँ को नहीं बन सकते, मैं माँ बनने वाला सू। शाश्वत ने मैं कुछ भी बोले जा रहा था। उसकी बातें सुनकर कथन और वल्लभ लोटपोट हो रहे थे। पार्थ हैरानी से बोला। वो उसकी बातों से हैरान था। उसने शाश्वत को समझाते हुए कहा, अरे हमारा वो मतलब नहीं था भाई साहब, आप हमारे बच्चे के बाप बनोगे? शाश्वत ने उसके थाई पर हाथ रखते हुए पूछा। कथन और वल्लभ अभी भी मुंह पर हाथ रखकर हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। पार्थ ने उसका हाथ झटकते हुए हड़बड़ा कर कहा, अरे ये क्या बोल रहे हो शाश्वत? नहीं भाई,
अरे हाँ सॉरी भाई साहब, आप भी तो माँ बनेंगे, शाश्वत ने नशे में जवाब दिया। शाश्वत की फालतू की बातें सुनकर अब पार्थ हंसने लगा। तुम्हारी हालत देखकर तो अब हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे अंदर का बचपना निकालने वाली तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए। जैसे तुम सबकी टाई फिस करवा कर श्रेष्ठ खुद अपनी साथ रोमांस करने गया है, तुम भी अपनी वाली के साथ रोमांस फरमाओ। पार्थ ने हंसते हुए मजकिया में कहा। उसकी बात सुनकर वल्लभ थोड़ा कहा, पार्थ मने ना लगता कि राणा सा ठाकुरानी सा के साथ रोमांस कर रहे होंगे। पक्का वो दोनों झगड़ा ही रहे होंगे। ठाकुरानी सा घने गुस्से में से इतनी आसानी से कौन ही मानेगी। सही कहा वल्लभ भी सा ने, उनका गुस्सा इतनी आसानी से शांत होने वाला लग कौन ही रहा से। श्रेष्ठ भाई सा पता कोनी उन्हें किस तरह मनाएंगे। कथन सीरियस होकर उसकी बात में हामी भरते हुए कहा। पार्थ ने भी एक गहरी सांस लेते हुए कहा, पर श्रेष्ठ अपनी जिद पूरी किए बिना पीछे नहीं हटेगा। वो उसे मना कर ही रहेगा। तुम लोग जानते नहीं हो, श्रेष्ठ तो मनीषा जैसी जिद्दी लड़की को अपने प्यार में गिरने के लिए मजबूर कर दिया था। तो कस्तूरी तो अभी बच्ची है, वो हार नहीं मानेगा। और वो तीनों श्रेष्ठ के बारे में सोचने लगे। गर्ल्स हॉस्टल। रात का आखिरी पहर खत्म होने वाला था। कस्तूरी अभी भी सपना देख रही थी। मनीषा दीदी, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, कस्तूरी ने रोते हुए कहा। पकड़ो पकड़ो, उस तरफ से आवाज आ रही है। उनके पीछे आ रहे गुंडे उनके करीब आ रहे थे, जिसके कारण कस्तूरी और मनीषा की डर के मारे सांस सूख रही थी। जाओ कसू, यहाँ से वो लोग आ रहे हैं। हम दोनों में से एक का जिंदा रहना जरूरी है। प्लीज जाओ यहाँ से, मनीषा ने कस्तूरी को वहां से जाने के लिए कहा। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। कस्तूरी ने सपने में मनीषा का हाथ पकड़ रखा था और रियल लाइफ श्रेष्ठ का हाथ पकड़ रखा था। वो नींद में बड़बड़ाने लगी, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। उसकी आवाज से जगाते ही श्रेष्ठ की आंखें खुल गई। उसने कस्तूरी के कान में कहा, यूं ही हम चावे से कि तू मने छोड़कर ना जाए, म्हारे करीब जे ही तरह ही रहे। उसकी आवाज सुन कस्तूरी की आंख खुल गई और वो श्रेष्ठ को देखकर गुस्से में बोली, आप यहाँ। वो उसके सीने से सीधे जमीन पर जंप करके उतर गई और गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती ऐसे अनजान लड़की को छेड़ते हुए। अनजान? श्रेष्ठ ये बोलते हुए झूले से उठाया और उसके करीब जाते हुए बोला, महारी लुगाई से तू। उसे अपने करीब आते हुए कस्तूरी अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ढूंढने लगी और उसकी नज़र पौधों को पानी देने वाली पाइप पर पड़ी। उसने पाइप हाथ में ली और उसको श्रेष्ठ की तरफ करते हुए बोली, देखिए रुक जाए, वरना हम आप इस ठंडे पानी में नहला देंगे। महारे सीने में पिछले 4 महीने से आग लगी हुई से। यो ठंडा पानी इसने ठंडा कौन ही कर सकता, यो तो थारे साथ नहाकर ही ठंडी होगी। ये बोलकर श्रेष्ठ ने एक हाथ उसकी पाइप ली और दूसरे हाथ की हथेली से उसकी पतली कमर को भरा। कस्तूरी उसकी इस हरकत से बर्फ की तरफ जम गई थी। श्रेष्ठ ने अपनी आप को और कस्तूरी को पानी से भीगाना शुरू कर दिया। कस्तूरी कांप उठी, उसके कपड़े भीगकर उसके छोटे सुडौल बदन को चिपक गए। उसके सीने की तरफ देख श्रेष्ठ ने अपने होठों को सक करते हुए कहा, तू धीरे धीरे बड़ी हो रही से छिपकली। उसने कस्तूरी की गर्दन पर अपनी होंठ रख दिए। वो उसकी गर्दन पर किस करने लगा। उसकी इस हरकत से कस्तूरी पर क्या जादू चला। वो सब कुछ भूलकर उसकी बाहों में सिमटने लगी। उसकी आंखें बंद हो गई और उसके प्यासे होंठों खुल गए। श्रेष्ठ उसके कंधों पर पानी डाल रहा था। उस पानी की ठंडक से कस्तूरी के होंठों से सिसकी निकल रही थी। वो अपने 1 फुट से ज्यादा लंबे श्रेष्ठ के सामने बच्ची लग रही थी। श्रेष्ठ की उंगलियां उसकी छोटी सी कमर को कस रही थी। नाइट सूट की शर्ट के गीले होने की वजह से उसकी पकड़ कस्तूरी को अपनी कमर पर अच्छी तरह से महसूस हो रही थी। श्रेष्ठ धीरे धीरे गर्दन से कंधे की तरफ बढ़ रहा था। उसके भीगे लब कस्तूरी को और भी ज्यादा भीगा रहे थे। वो उस प्यार में ऐसे कैद होते जा रही थी जैसे कोई पक्षी पिंजरे में कैद कोई पंछी हो। अचानक से उसके दिमाग में कुछ दृश्य घूमने लगे। फ्लैशबैक, जिस पर श्रेष्ठ चीखते हुए बोला, गलती नहीं थारे हाथों कत्ल हुआ से, तू कातिल से। 5 साल पहले तूने महारी लुगाई को मारा था। तूने महारे टाबर तेवा की मासा का साया छीना से। तूने ही संकल्प को अनाथ किया से। उसकी ऐसी बातें बेचारी मासूम कस्तूरी को समझ नहीं आ रही थी। वो काफी घबराई हुई थी और श्रेष्ठ भी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से होश में नहीं था। वो उस डिब्बी को गुस्से में अपनी मुट्ठी में दबाए हुए कस्तूरी पर बरस रहा था। उसकी हालत देखकर पता चल रहा था कि उसने डिब्बी खोलकर कस्तूरी का सच जान लिया है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है।
शायद इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। चलिए हम आपको कमरे में ले चलते हैं। कस्तूरी यह बोलते हुए श्रेष्ठ को संभालने के लिए आगे बढ़ी तो श्रेष्ठ ने उसे धक्का देकर गुस्से में कहा, दूर रहो महारे से, तू कातिल से, महारी लुगाई मनीषा की कातिल। उसकी इस हरकत से कस्तूरी की आंखें भर आईं। वह उन्हीं आंखों से श्रेष्ठ को देखते हुए रिक्वेस्ट करने लगी, हमने कुछ नहीं किया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सच बोल रहा सू, वह सच जो महारी आंखों के सामने घूम रहा था और मने पता भी नहीं चला। घनी भोली बनती रही तू, तने पता था, तू जानती थी कि मैं कौन सू। वह दिन तू होश में थी और मैं बेवकूफ़ों की तरह थारी जान बचाने के वास्ते अपने प्यार को खो बैठा। श्रेष्ठ गुस्से में उस पर बरसते हुए बोला, मैं वही बेवकूफ़ इंसान सू जिसने थारी जान बचाई, जबकि मने अपनी मनीषा की जान बचानी चाहिए थी। मने वह को छोड़कर तने चुना, जिसके साथ महारा कोई रिश्ता नहीं था और वह चांदनी नहीं काली रात थी। मने अपने सारे रिश्ते व रात थारी वजह से खत्म कर लिए। वो टाबर संकल्प जो तने माँ बोलता से, तूने वह सेवा की मासा को छीन लिया। 2 महीने की उम्र में तूने वह को अनाथ कर दिया। श्रेष्ठ दांत चबाते हुए गुस्से में बोला। उसके ऐसे बोलने से कस्तूरी डर के मारे कांप गई। उसने डरते हुए कहा, हमें नहीं पता था कि हमारी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ, हमें माफ़ कर दीजिए। इस बार श्रेष्ठ थोड़ा सा हंसते हुए बोला, माफ़ी? माफ़ी नाम का शब्द तो हमारी डिक्शनरी में ही कोनी से। हमें सिर्फ सजा देना आवे से, और थारी सजा तो शायद भगवान ने हमारे हाथों वह दिन तय करवा दी थी जिस दिन मैं तने शादी करके इस घर में लेकर आया था। यो से थारी। उसने अपनी जेब से तलाक के पेपर निकालकर कस्तूरी की तरफ बढ़ाए। कस्तूरी उन्हें देखकर पढ़ने लगी। उसके हाथ कांपने लगे। वह हड़बड़ा कर बोली, यह तो हमारे साइन हैं। तलाक के पेपर? हमने कब साइन किया? जिस दिन तू घर में पहली बार आई थी, मने थारे को वह फाइल में छुपा कर इन पेपरों पर साइन करवा लिए। अब हमारा रिश्ता खत्म करना आसान हो जाएगा। अब निकल जाओ अट्ठे ते, श्रेष्ठ ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। फ्लैशबैक एंड। ये सब याद करके कस्तूरी की आंखों में आंसू आ गए। श्रेष्ठ अभी भी उसके करीब था। उसने गुस्से में अपना पूरा जोर लगाकर श्रेष्ठ को दूर धकेलते हुए कहा, दूर हटिए हमसे, कोई रिश्ता नहीं है हमारा आपसे। श्रेष्ठ उसे हैरानी से देख रहा था। कस्तूरी ने गुस्से में उसे उंगली दिखाते हुए कहा, आपने अगर फिर से हमें छूने की कोशिश की तो हम भूल जाएंगे कि आप संकल्प के बापू सा है। श्रेष्ठ ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तू मने धमकी दे रही से अपने भरतार को? उसकी इस हरकत से कस्तूरी डर के मारे कांप उठी थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी थी। हाँ दे रही हूँ, क्योंकि आप हमारे नहीं किसी और के पति है। डॉक्टर मनीषा सिंह तोमार के पति। उनके लिए ही आपने हमको घर से निकाल दिया था ना। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका था उसी दिन, अब आप किस हक से यहाँ वापस आए हैं? क्यों आए हो आप यहाँ? कस्तूरी ने गुस्से में जब ये कहा और श्रेष्ठ ने उसे सामने से गुस्से में जवाब देते हुए कहा, जानना चाहे से मैं अट्ठी क्यों आया सू? तो सुन, मैं अट्ठे थारे वास्ते आया सू। मैं मनीषा का पति था, पर जिस दिन वह मने छोड़कर जे दुनिया से गई थी, वह का पति भी वह के साथ ही मर गया था। वह की धड़कन वह दिन ही रुक गई थी। पर जब तू महारी जिंदगी में आई तो मने नई जिंदगी मिली। महारे दिल ने फिरते धड़कना शुरू कर दिया। मने फिरते प्यार हो गया। मने थारे ते प्यार हो गया। मैं थारे को वापस ले जाने आया सू, क्योंकि मैं तने प्रेम करूँ सू। उसकी बात सुनकर कस्तूरी चौंक गई। श्रेष्ठ ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मने को नहीं पता यो के भुआ, पर बस हो गया। अब मैं थारे जैसी 4 फुट 9 इंच की छिपकली के बिना को नहीं रह सकता। जे वास्ते अट्ठे आया सू, तू अब चुपचाप मने माफ करके अट्ठी ते चल। उसकी बात सुनकर कस्तूरी ने बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभाला था। हम आपको माफ नहीं करेंगे, और आपके साथ तो दूर की बात है। ये बोलकर कस्तूरी ने उसे खुद से फिर धक्का देकर दूर कर दिया। इस बार श्रेष्ठ उसके करीब आने के लिए बढ़ा तो कस्तूरी ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, आप अगर फाई ने हमें छूने की या कोशिश की तो आप हमें हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। चुपचाप आप यहाँ से जाएंगे। अगर आप ये सब बंद करके वापस घर नहीं गए तो हम अश्विन जी से शादी कर लेंगे। क्या बोला तूने? श्रेष्ठ ने हड़बड़ाते हुए पूछा। कस्तूरी ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, अगर आप यहाँ से गए नहीं तो हम अश्विन से शादी कर लेंगे, समझे? चैप्टर 63। श्रेष्ठ उसके करीब आने के लिए बढ़ा तो कस्तूरी ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, आपने अगर हमें छूने की कोशिश की तो आप हमें हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। चुपचाप आप यहाँ से चले जाए। अगर आप ये सब बंद करके वापस घर नहीं गए तो हम अश्विन जी से शादी कर लेंगे। क्या बोला तूने? श्रेष्ठ ने हड़बड़ाते हुए पूछा।
कस्तूरी ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, अगर आप यहाँ से गए नहीं तो हम आश्विन से शादी कर लेंगे, समझे आप। श्रेष्ठ ने गुस्से में झपट कर उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से अपने करीब खींच लिया। इस बार उसने कस्तूरी का जबड़ा हाथ में भरते हुए कहा, तू किसी और से शादी करेगी? तने क्या लागे से मैं तने ऐसो करने दूंगा। वो उस मासूम सी बच्ची पर गुस्से में चिल्ला रहा था और ऐसे ही चिल्लाते हुए वो आगे बोला, महारी बात कान खोल कर सुन ले, मैं थारे को लिए बिना तो अट्ठी को नहीं जाऊंगा। तू मने जितनी मर्जी धमकी दे ले, थारे को अपने अलावा मैं किसी की कोनी होने दूंगा। कस्तूरी की आंखें नम थी। वो उन्हीं नम आंखों में गुस्सा भरकर श्रेष्ठ की आंखों में देखते हुए बोली, क्यों नहीं होने देंगे? हम आपका खरीदा समाया नहीं है, जब चाहा इस्तेमाल कर लिया, जब चाहा फेंक दिया। हमें ये सब बोलने से पहले एक बार अपने घर में नजर मारिए। 2 बहनों के भाई हो आप लोग। अगर हमारी जगह वो दोनों होती और उनके पति आधी रात को उन्हें तलाक देकर घर से निकालते तो क्या तब भी ऐसे ही बोलते? अगर वो भी ऐसे ही अपने पतियों को माफ करके उनके साथ फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर देती तो क्या आपको अच्छा लगता? बोलिए, जवाब दीजिए। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ का गुस्सा हवा हो गया था। उसने अपनी गलती का एहसास करके उसे छोड़ते हुए कहा, एक बार मने माफ कर दे। महारे ते गलती हो गई थी, मने थारा दिल को नहीं दुखाना चाहिए था। हम आपको माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। चले जाए यहाँ से, चले जाए, कस्तूरी ने गुस्से में जवाब देते हुए इतना ही कहा और वो रोते हुए दौड़कर हॉस्टल के अंदर चली गई। श्रेष्ठ अपने होठ काटते हुए खुद से बोला, महारी छिपकली, तने महारे को माफ करना ही होगा। मैं थारे को लेकर ही अट्ठे ते जाऊंगा। वो भी वहां से दीवार कूदकर वापस पार्थ के घर की ओर चला गया। कस्तूरी का रूम। वो वापस कमरे में आई तो अंशी सो रही थी, इसलिए कस्तूरी बिना आवाज किए वॉशरूम में गई। उसने शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ी होकर पानी में भीगते हुए रोने लगी। उसने रोते हुए खुद से कहा, नहीं, हम आपको माफ कर सकते। मनीषा दीदी ने झूठ बोला था आपके बारे में। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। हमने नहीं मारा था दीदी को, पर जिसने मारा था शायद हम उसे जानते हैं, पर ये बात हम आपको कभी नहीं बताएंगे। वो ये बोलते हुए बुरी तरह रोने लगी। दोपहर का समय। कस्तूरी के दोस्त श्रेष्ठ के सब साथियों की बैंड बजाने के लिए फुल रेडी थे। बायोलॉजी की क्लास। कथन क्लास में आया और ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए बोला, आज हम सब पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो टॉपिक पढ़ा रहा था कि तभी स्टूडेंट्स में एक ने बबल गम चबाते हुए कहा, सॉरी सर, हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया। हमारे पुराने बायोलॉजी टीचर की तरह हमें प्रैक्टिकल करके समझाए ना। उसकी आवाज़ सुनकर कथन उसकी तरफ मुड़ा और अपने सामने शॉर्ट स्कर्ट और स्लीवलेस क्रॉप टॉप पहने बैठी उस हॉट और ब्यूटीफुल लड़की को देखकर हड़बड़ाते हुए बोला, प्रैक्टिकल? यो में प्रैक्टिकल करने जैसा कैसे है? वो लड़की अपने हॉट रेड लिपस्टिक वाले होठों को काटते हुए बोली, सब कुछ से आप प्रैक्टिकल करवाए तो सही। उसकी बातें और हरकतों से कथन का गला सूख रहा था। वो लड़की अपने होठों को लुभावने ढंग से खोलते हुए फिर से बोली, सर प्लीज गेट मी टू डू द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। उसने अपने साथ दूसरे स्टूडेंट्स को भी मिला लिया था। कथन के माथे से पसीना टपक रहा था। वो अपने रुमाल से पसीना साफ करते हुए उस लड़की की सदक्तव हरकतों को देख रहा था। उसने मन में खुद से कहा, यो छोरी ऐसी हरकतें करके मने सेड्यूस कर रही है। मने अट्ठे ते जाना होगा। वो क्लास खत्म होने से कुछ देर पहले ही बाहर भाग गया। उसे भागते हुए देखकर वो लड़की हंस पड़ी। उसकी बगल में बैठी दूसरी लड़की ने उसका साथ देते हुए कहा, इसकी तो क्लास ले ली हमने सरो। अब हम चले दूसरे की क्लास लेने। लेट्स गो अंशित, सामने से सारिका ने एविल स्माइल करते हुए कहा। हिंदी की क्लास। शाश्वत क्लास ले रहा था। उसके सामने वाली बेंच पर अंशी और सारिका बैठी हुई थी। किसी का कोई सवाल से शाश्वत ने टॉपिक पढ़ते हुए सवाल किया। अंशी ने हाथ खड़ा करते हुए कहा, हमारा सवाल है सर। उसकी बात सुनकर शाश्वत ने उसे देखकर मन में कहा, अरे बावली, पूछियो तो वही लॉलीपॉप वाली छोरी से। अब यू कोई शरारत ना करे महारे ते। जे के चेहरे को देखकर पता चल रहा से जे के दिमाग में कोई ना कोई शर्त चल रही से। सर हम सवाल पूछे, हमें उत्सुकता हो रही है। अंशी बच्चे जैसा मुंह बनाते हुए बोली। पूछो, शाश्वत ने जवाब दिया और अंशी में अपने उटपटांग सवाल पूछने शुरू कर दिए। सब प्रेम रस के कौन कौन से भाव होते हैं और इसे प्रकट कैसे करते हैं? आपने किसी के सामने प्रेम रस प्रकट किया है, आप हमें इसके बारे में समझाएंगे कैसे? अगर आपने किसी के सामने प्रेम रस का प्रकट ही नहीं किया, क्या सहवास और संभोग भी प्रेम रस का हिस्सा होते हैं? उसके सवालों से शाश्वत का भी वही हाल हो रहा था जैसा कथन का हुआ था।
उसके माथे से भी पसीना टपकने लगा। आज की क्लास अट्ठे ही खत्म हो रही से। शाश्वत ने इतना कहा और वह भी क्लास खत्म होने से पहले ही वहां से भाग गया। उसके जाते ही अंशी और सारिका जोर जोर से हंसने लगी। इंग्लिश की क्लास। अंकिता इंग्लिश की क्लास ले रही थी। ऐसा करते हुए वह ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिख रही थी। वहां पर वल्लभ और अथर्व दोनों साथ में बैठे हुए थे। अंकिता ने आज रेड कलर की प्लेन जोरदार साड़ी पहनी हुई थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, इसलिए वल्लभ की नज़र बार बार उसकी पतली कमर पर जा रही थी जो कि पीछे से साफ दिखाई दे रही थी। वल्लभ का दिल धक धक कर रहा था। उसके मन में गिटार बज रहा था। तुम्हें जो मैंने सोचा, तुम्हें जो मैंने माना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। जो होश था वो तो गया। वो उससे अपना ध्यान बांटने के लिए किताब चेहरे के सामने करके बैठा हुआ था। वह भी इस बात से अनजान कि उसकी किताब उल्टी थी। उसको देखकर अथर्व ने शरारत करते हुए उसकी तरफ से हाथ डालकर पेपर का रोल बनाकर अंकिता की तरफ फेंका। वह अंकिता की पीठ पर जाकर लगाना, जिसे देखकर वह झट से पीछे मुड़ी और अंदाजा लगाकर वह वल्लभ को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, ओह स्टैंड अप, व्हाट इज दिस। उसकी आवाज सुनकर वल्लभ अपनी जगह से खड़ा हुआ और हड़बड़ाते हुए बोला, क्या हुआ मैडम जी? व्हाट इज दिस, अंकिता ने गुस्से में पूछा। उसका सवाल सुनकर वल्लभ हड़बड़ाते हुए बोला, मने को नहीं पता, मैं तो पढ़ रहा था। व्हाट, चालाक बनने की कोशिश मत करो, उल्टी बुक लेकर पढ़ रहे थे। चलो क्लास के बाहर और दरवाजे पर कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ जाओ, अंकिता ने गुस्से में उस पर बिगड़ते हुए कहा और बेचारा वल्लभ मायूस होकर बाहर चला गया। बदतमीज, अंकिता ने उसे कोसते हुए ये कहा और क्लास खत्म करके वहां से बाहर चली गई। उसने बाहर आते ही वल्लभ को कान पकड़कर घुटनों के बल बैठे हुए देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोली, कॉलेज खत्म होने से पहले यहाँ से हिले तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कमर मटकते हुए वहां से चली गई। वल्लभ उसे जाते हुए देख रहा था। उसने मन में कहा, यो मैडम जी तो मने बावला कर रही से, मने खुद पे कंट्रोल करना होगा। तभी अथर्व, अंशी और सारिका तीनों एक साथ गुनगुनाते हुए क्लास से बाहर आए, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। उनको ये सब करते देखकर वल्लभ ने आंखें बड़ी करके मन में बोला, यो सब इन लोगों ने किया से। अब यो तीनों बचेंगे कोनी। मैं राणा सा को बताऊंगा जे लोगों के बारे में। प्लेग्राउंड में श्रेष्ठ गर्ल्स को ट्रेनिंग दे रहा था। उसकी व्हाइट शर्ट के ऊपर साइड कर बटन्स खुले हुए थे, जिस कारण उसकी चेस्ट दिखाई दे रही थी। सब की सब लड़कियां उस पर लट्टू हुए जा रही थी। वो उसके साथ फ्लर्ट करने का मौका नहीं छोड़ रही थी, लेकिन कस्तूरी को ये सब देखकर चिड़मची जा रही थी। उनमें एक लड़की ने श्रेष्ठ को देखते हुए पूछा, सर अगर आप माइंड ना करें सर, तो हम क्या आपसे कुछ पूछ सकते? पूछो, श्रेष्ठ ने कहा तो वो लड़की बोली, आप सिंगल हो? श्रेष्ठ कस्तूरी की तरफ देखा जो कि लड़कियों को गुस्से में घूरते हुए अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तो क्या हमें आपका नंबर मिल सकता है? हमें भी, हमें भी। वो सारी लड़कियां ऐसे बोलने लगी। श्रेष्ठ उन सबको अपना नंबर देने लगा। यह सब देखकर कस्तूरी को गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने मन में कहा, हद है, 2 शादियों के बाद कोई बंदा खुद को सिंगल कैसे बोल सकता है। लड़कियां श्रेष्ठ से अपने हाथों और कलाइयों पेन से नंबर लिखवा रही थी, जिसे देखकर कस्तूरी अपना बैग लेकर गुस्से में वहां से चली गई। लॉकर रूम। वो गुस्से में अपना सामान लाकर में रख रही थी कि तभी वहां पर श्रेष्ठ आया और उसका लॉकर का डॉ पकड़कर कस्तूरी को दीवार से लगाते हुए कहा, यो तने इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हमें गुस्सा आपकी शक्ल देखकर हर पल आता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए उन लड़कियों के पास, उनसे बातें कीजिए। सामने से कस्तूरी मुंह बनाते हुए बोली, उन सब ते तो मैं फोन पर बात करूंगा। वो मने सेड्यूस कर रही थी। अब तने तो सेड्यूस का मतलब भी कोनी पता से, तने तो सेड्यूस करने की जरूरत भी कोनी से, तू तो महारी सदक्टिव लिटिल वाइफ से। ये बोलते हुए श्रेष्ठ ने उसकी कमर को अपनी पकड़ में लेकर करीब उसे अपने करके कहा, तू तो ऐसे ही घनी हॉट से कि महारा दिल करे से तने पूरा जुठा कर दूं। उसकी बात सुनकर कस्तूरी के गाल लाल हो गए। वो अपनी फूलती हुई सांसें और धड़कते हुए दिल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी श्रेष्ठ ने अचानक से सवाल किया, एबियो बता तने किस तरह पता कि मनीषा डॉक्टर थी? तू वाह को किस तरह जानती थी? उसकी बात सुनकर कस्तूरी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अंदर तक डर गई थी, जिसे उसने काबू करते हुए जवाब देते हुए कहा, आप हमें हल्के में ले रहे हैं।
आपको लगता है कि हमने आपको जो कहा है वो हम नहीं करेंगे, इसलिए बार बार हमारे करीब आते हो और यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। तू कहना क्या चावेस है? श्रेष्ठ ने उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में पूछा। कस्तूरी ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और किसी का नंबर डायल करने लगी। यो क्या, किसको फोन कर रही है? मने दे फोन। श्रेष्ठ ने फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन कस्तूरी ने नंबर डायल कर दिया था और श्रेष्ठ से छूटने के लिए उसने अपना पैर श्रेष्ठ के पैर पर मारा। श्रेष्ठ गुस्से में उससे 2 कदम पीछे हटा और कस्तूरी ने सामने वाले की कॉल रिसीव करते ही कहा, हेलो आश्विन जी, हम आपसे सगाई नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सामने से पुलिस स्टेशन में काम में व्यस्त आश्विन ने अपनी जगह से उठकर हड़बड़ाते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रही हो कस्तूरी? सगाई की सब तैयारियां हो चुकी है। आश्विन जी, क्या आप हमें शादी के बाद पढ़ने देंगे? आप जानते हैं ना कि हमें अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने सपने पूरे करने हैं। कस्तूरी ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा। श्रेष्ठ उसे असमंजस में देखे जा रहा था। ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारे सपने हमारे सपने हैं कस्तूरी, हम तुम्हारा हर सपना पूरा करेंगे, तुम्हें हर खुशी देंगे। आश्विन ये सब बोलकर उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि कस्तूरी ने कहा, हमें आपसे कल ही शादी करनी है। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ का होश उड़ गया था। हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ ऑब्जर्वेशन में लेटा हुए उस लंबे चौड़े आदमी की बॉडी में मूवमेंट होने लगी, जिसे देख उसका चेकअप कर रहा डॉक्टर खुश होकर बोला, इन्हें होश आ गया। प्रलय रानावत को होश आ गया। वो आदमी उठकर बैठा तो डॉक्टर ने सवाल किया, सर आपको होश आ गया? आपको कुछ चाहिए? हाँ, कस्तूरी चाहिए हमें, प्रलय ने उसको कॉलर से पकड़कर कहा। चैप्टर 64। कस्तूरी ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और किसी का नंबर डायल करने लगी। यो क्या, किसको फोन कर रही है? मने दे फोन। श्रेष्ठ ने फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन कस्तूरी ने नंबर डायल कर दिया था और श्रेष्ठ से छूटने के लिए उसने अपना पैर श्रेष्ठ के पैर पर मारा। श्रेष्ठ गुस्से में उससे 2 कदम पीछे हटा और कस्तूरी ने सामने वाले की कॉल रिसीव करते ही कहा, हेलो आश्विन जी, हम आपसे सगाई नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सामने से पुलिस स्टेशन में काम में व्यस्त आश्विन ने अपनी जगह से उठकर हड़बड़ाते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रही हो कस्तूरी? सगाई की सब तैयारियां हो चुकी है। आश्विन जी, क्या आप हमें शादी के बाद पढ़ने देंगे? आप जानते हैं ना कि हमें अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने सपने पूरे करने हैं। कस्तूरी ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा। श्रेष्ठ उसे असमंजस में देखे जा रहा था। ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारे सपने हमारे सपने हैं कस्तूरी, हम तुम्हारा हर सपना पूरा करेंगे, तुम्हें हर खुशी देंगे। आश्विन ये सब बोलकर उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि कस्तूरी ने कहा, हमें आपसे कल ही शादी करनी है। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ का होश उड़ गया था। हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ ऑब्जर्वेशन में लेटा हुए उस लंबे चौड़े आदमी की बॉडी में मूवमेंट होने लगी, जिसे देख उसका चेकअप कर रहा डॉक्टर खुश होकर बोला, इन्हें होश आ गया। प्रलय रानावत को होश आ गया। वो आदमी उठकर बैठा तो डॉक्टर ने सवाल किया, सर आपको होश आ गया? आपको कुछ चाहिए? हाँ, कस्तूरी, प्रलय ने उसको कॉलर से पकड़कर कहा। उसकी इस हरकत से डर गया था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, वो कौन है जिसने हमको यहाँ एडमिट किया है? उसे जाकर बोलो, हमें कस्तूरी चाहिए, हमें हमारी मोहब्बत चाहिए, जाओ यहाँ से। प्रलय ने गुस्से में ये जवाब दिया और वो वहाँ से डर के मारे सिर हिलाकर चला गया। प्रलय ने गुस्से में मुट्ठियां कसते हुए बोला, हम आ रहे कस्तूरी, इस बार तुम्हें अपना बना कर ही रहेंगे। जयपुर यूनिवर्सिटी, जयपुर। कस्तूरी की बात सुनकर श्रेष्ठ ने गुस्से में उससे फोन झपटने की कोशिश करते हुए बोला, बावली पूछियो क्या कर रही है? कस्तूरी ने फुर्ती से अपना फोन बचाकर बात करते हुए पूछा, क्या आप कल ही हमसे शादी करेंगे अश्विन जी? हाँ कस्तूरी, पर इतनी जल्दी शादी क्यों करनी है तुम्हें? अश्विन ने हड़बड़ाते हुए कस्तूरी से सवाल किया। कस्तूरी अब श्रेष्ठ से बचने के लिए इधर उधर उछल कूद कर रही थी। श्रेष्ठ उसको पकड़ने की कोशिश करते हुए उसके पीछे भाग रहा था। कस्तूरी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, एक जंगली जानवर हमारे पीछे पड़ा है, अगर ये शादी जल्दी नहीं हुई तो वो हमें खा जाएगा। उसकी बात सुनकर अश्विन समझ गया था कि वह किसकी बात कर रही है, लेकिन श्रेष्ठ को और भी ज्यादा गुस्सा चढ़ गया था। उसने एक गहरी सांस लेकर कस्तूरी से सवाल किया, क्या राना सा वहां पहुंच गए हैं? कस्तूरी ने मासूमियत से कहा, हाँ। आप बताएं अश्विन जी, क्या आप हमसे शादी करेंगे? अश्विन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम हमें जब शादी करने के लिए बोलोगी, हम तुम्हारे साथ तब की तब शादी कर लेंगे। कस्तूरी ने श्रेष्ठ को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा,
तो ठीक है, आप कल सुबह 10 बजे जयपुर के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाएगा। हम शादी की सभी तैयारी करवा लेंगे। अश्विन ने फिर से मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। अब हम फोन रखते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है, बाय अश्विन जी। कस्तूरी ने सामने से यह कहा और उसका जवाब देने के बाद अश्विन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसके ऐसा करते ही श्रेष्ठ गुस्से में उस पर झट हुए बोला, तूने महारे को जंगली जानवर बोला। मैंने छोड़कर किसी और से शादी करने के बारे में सोचा। कस्तूरी ने उसकी झपट से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए मुंह बनाकर कहा, सोचा नहीं है, सोच चुके हैं और कल करके भी दिखा देंगे। इस बार श्रेष्ठ ने उसको अपना हाथ लंबा करके पकड़ ही लिया। उसके ऐसा करने से कस्तूरी थोड़ा डर गई थी। श्रेष्ठ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू मने किसी और से शादी करेगी और मैं तने करने दूंगा। महारे माथे पर क्या फूल लिखा से, जो तू मने अपनी बचकानी बातों से गुस्सा दिला रही से। तू शादी करेगी तो थारे छोटे बॉडीगार्ड का क्या होगा। उसको इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सगाई में आने वाला था, पर अब हम उसे शादी में बुलाएंगे। पर ये शादी तो हम करके रहेंगे, वह भी आपके सामने। ये बोलकर कस्तूरी ने फिर से श्रेष्ठ को गुस्से में धक्का दिया। वो वहां से जाने लगी तो श्रेष्ठ ने उसे धमकी देते हुए कहा, थारी शादी महारे ते हो चुकी से, अब तो सुहागरात होवेगी। जितना तूने महारे को मार पीट कर दर्द दिया सेवा को मैं सूद समेत थारे को लौटाऊंगा। सुहागरात पर सपने में कस्तूरी ने उसे ये बोलकर अपनी जीभ निकाल चिढ़ाया और वहां से चली गई। उसे देखकर श्रेष्ठ ने मन में कहा, बावली पूछ महारे थारे को किसी और का होते हुए कोनी देख सकूं, तू समझ क्यों कोनी रही से। अचानक से उसके दिमाग में आया और वो आंखें बड़ी करते हुए बोला, यो छिपकली मने सच में बेवकूफ बना गई से। मैं तो जे को मनीषा के बारे में पूछ रहा था, जे को कैसे पता हुआ के बारे में। वो उसके पीछे गया पर कस्तूरी लॉकर रूम से बाहर निकलते ही कहाँ गायब हो गई थी, पता ही नहीं चला। यो छिपकली कट्ठे गई। श्रेष्ठ ने बाहर आकर इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। पार्थ का घर। वल्लभ, शाश्वत और कथन तीनों कस्तूरी के दोस्तों से सताए हुए पार्थ के घर पहुंचे। वो लोग घर के बाहर से बातें करते हुए अंदर जा रहे थे। शाश्वत ने गुस्से में कहा, इतने बेशर्म टाबर मने आज तक कोनी देखे से। बेशर्म छोरी थी, वह मने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रैक्टिकल करवाने को बोल रही थी। उन सब ने परेशान कर दिया से हम सबको। कथन भी उसका साथ देते गुस्से में बोला। वल्लभ ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, हाँ, राणा सा को उन सब के बारे में बताकर उन सब का जीना भी उसी तरह से हराम करेंगे जिस तरह से वह लोगों ने किया से। राणा सा, भाई सा, भाई सा। वो तीनों श्रेष्ठ को पुकारते हुए अंदर आए तो उन्होंने देखा कि श्रेष्ठ पार्थ के साथ हॉल में बैठा हुआ था और सीरियस लग रहा था। उसे देखते ही सबसे पहले कथन ने कहा, भाई सा, आप भाभी सा के दोस्तों का कुछ कीजिए, वह लोगों हम सबकी नाक में दम कर रखा से। भाभी सा की सहेलियां तो इतनी बेशर्म से ना कि मने बोलते हुए भी शर्म आ रही से। शाश्वत ने मुंह बिगड़ते हुए कहा, वो लोग कस्तूरी के दोस्तों की शिकायत लगा रहे थे और श्रेष्ठ चुपचाप उन सबको सब रहा था। वल्लभ ने उन सब की बात पूरी करते हुए बोला, महारी बातें भी बुरी हालत से। मने तो वह लोगों ने एक टीचर का शिकार बना से। वह तो बात बात पर मने मुर्गा बना देवे से। उन सब की बात सुनकर पार्थ जोर जोर से हंसने लगा, जिसे देखकर श्रेष्ठ के भाई वल्लभ और वो खुद उसकी तरफ देखने लगा। यो कैसे पार्थ, यो सब ने कोई चुटकुला को नहीं सुनाया से। श्रेष्ठ का ये सवाल सुनकर पार्थ ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, ये तो चुटकुले से भी घातक चीज है। तुम्हारे साथियों का कस्तूरी के साथियों ने स्वागत कर दिया। उन लोगों ने तुम सब की नाक में दम कर रखा है और कस्तूरी ने तुम्हारी नाक में दम कर रखा है। भाभी सा ने अभी आपको परेशान किया, कथन ने फाटक से सवाल किया। तो उसका साथ देते हुए शाश्वत ने कहा, आप कहो तो हम उनसे बात कर लेवे से। बताए क्या बात से, क्या उन्होंने अब बताए? अभी किया नहीं है शाश्वत, पर जल्द ही करने वाली है, पार्थ ने शाश्वत की बात काटते हुए जवाब दिया। जिसे सुनकर कथन और शाश्वत ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कथन ने सवाल करते हुए कहा, भाई सा क्या करने वाली से भाभी सा? शादी, पार्थ ने जवाब दिया और वो तीनों के तीनों हक्के बक्के रह गए। किसते शादी कर रही से ठकुरानी सा? कै राणा सा आपते शादी कर रही से? वल्लभ ने सवाल किया तो सामने से पार्थ ने जवाब देते हुए कहा, नहीं वल्लभ, वो किसी और से शादी कर रही है। ये सब सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। शाश्वत ने बौखलाते हुए श्रेष्ठ से सवाल किया, भाई सायों के बोल रहे से पार्थ भाई सा? इधर श्रेष्ठ से उसके भाई और वल्लभ सवाल जवाब कर रहा था। कॉलेज कैंपस। उधर कस्तूरी अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई थी।
उसने अपनी शादी की बात अपने दोस्तों को बताई तो वो लोग भी चौंकते हुए एक साथ बोले, शादी? सच में तुम शादी कर रही हो कसु? अंशी ने हड़बड़ाते हुए सवाल किया। कस्तूरी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ कर रहे हैं शादी हम। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में प्रलय के वार्ड में वही सूट बूट वाला इंसान खड़ा हुआ था। प्रलय कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा था और वो इंसान गुस्से में उस पर बिगड़ रहा था। ये तुम क्या पगलपंती कर रहे हो? तुम यहाँ पर उस लफड़की को मारने आए थे और अब उसके चक्कर में मरने की तैयारी कर रहे हो, वो आदमी गुस्से में बोला। जिस पर प्रलय ने सीरियस लुक में उसे देखते हुए जवाब देते हुए कहा, प्यार कर बैठे हैं उसे? नहीं रह सकते उसके बिना विदुर। उस लड़की की मौत जितनी जरूरी है उतना उसका तुम्हें हासिल करना खतरनाक है। हमारी बात मान जाओ प्रलय और उसे छोड़ दो, विदुर ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन प्रलय ने अपनी तैयारी पूरी करते हुए पूछा, विदुर कस्तूरी के बारे में सारी जानकारी तुमने पता कर ली है ना? पक्का वो जयपुर में है ना? हाँ, पर देख अगर तू जाने की जिद्दी नहीं छोड़ने वाला ना तो हमसे एक वादा करके जा कि तू मरेगा नहीं, विदुर ने उसे देखते हुए कहा। प्रलय ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, मोहब्बत के रास्ते पर उसे हासिल करे ना करे मौत का हासिल होना तय होता है विदुर। अगर तुम्हें इस बार कुछ हुआ ना तो हम उसे इंडिया वापस आने से नहीं रोक पाएंगे। पिछली बार उसने खून की नदी बहा दी थी यहाँ, इस बार क्या होगा तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारे लिए जितनी कस्तूरी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा तुम अपनी बहन के लिए जरूरी हो, विदुर ने उसे समझाने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा। पर प्रलय वहां से बिना कुछ बोले चला। विदुर ने सिर झटकते हुए कहा, अब पता नहीं कौन सी प्रलय आने वाली है इसकी वजह से। क्या करेगा श्रेष्ठ अब कस्तूरी की शादी रोकने के लिए? क्या कस्तूरी और श्रेष्ठ की जिंदगी में फिर से प्रलय लेकर आएगा प्रलय? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। #समर ठाकुर, #साक्षी मिश्रा, #अगलो रोज और जीतने भी राइटर मेरी स्टोरी में सिर्फ अपनी स्टोरी प्रमोशन के लिए कमेंट्स करने आते हैं। आपके लिए मैं एक MSG देना चाहती हूँ कि आपके ऐसा करने से नॉवल की रिटेंशन पर असर पड़ता है। आप लोगों के रीड सिर्फ काउंट होते पर वो परफॉर्मेंस में नहीं माने जाते। ऊपर से आप न्यू स्टोरी पर भी कमेंट्स करते हो। यार वो स्टोरी अभी साइन ही नहीं हुई और आप उसका कमेंट बॉक्स भर देते हो। आप लोगों को लगता है मैं अकड़ रही हूँ या जानबूझकर रही हूँ तो फिर आप ये देख लीजिए। चैप्टर 65 प्रलय के वार्ड में वही सूट बूट वाला इंसान खड़ा हुआ था। प्रलय कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा था और वह इंसान गुस्से में उस पर बिगड़ रहा था। ये तुम क्या पगलपंती कर रहे हो? तुम यहाँ पर उस लड़की को मारने आए थे और अब उसी के चक्कर में मरने की तैयारी कर रहे हो, वो आदमी गुस्से में बोला। प्रलय ने उसे सीरियस लुक में देखते हुए जवाब दिया, प्यार कर बैठे हैं उससे? नहीं रह सकते उसके बिना विदुर। उस लड़की की मौत जितनी जरूरी है उतना उसका तुम्हें हासिल करना खतरनाक है। हमारी बात मान जाओ प्रलय और उसे छोड़ दो, विदुर ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन प्रलय ने अपनी तैयारी पूरी करते हुए पूछा, विदुर कस्तूरी के बारे में सारी जानकारी तुमने पता कर ली है ना? पक्का वह जयपुर में है ना? हाँ, पर देख अगर तू जाने की जिद नहीं छोड़ेगा तो हमसे एक वादा करके जा कि तू मरेगा नहीं, विदुर ने उसे देखते हुए कहा। प्रलय ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, मोहब्बत के रास्ते पर उसे हासिल करे ना करे मौत का हासिल होना तय होता है विदुर। अगर तुम्हें इस बार कुछ हुआ ना तो हम उसे इंडिया वापस आने से नहीं रोक पाएंगे। पिछली बार उसने खून की नदी बहा दी थी यहाँ, इस बार क्या होगा तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारे लिए जितनी कस्तूरी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा तुम अपनी बहन के लिए जरूरी हो, विदुर ने उसे समझाने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा। पर प्रलय वहां से बिना कुछ बोले चला गया। विदुर ने सिर झटकते हुए कहा, अब पता नहीं कौन सी प्रलय आने वाली है इसकी वजह से। वही कॉलेज कैंपस में उसकी बात सुनकर उसके सभी दोस्त हैरान रह गए थे। अथर्व ने उसे समझाते हुए कहा, कसु अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है, पढ़ने लिखने की उम्र है। एक बार तुम ये शादी के झमेले में फंस कर बर्बाद होते होते बची हो और अब फिर से शादी करने जा रही हो। राइट कसु, माय लिटिल स्वीटी, तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, सारिका ने उसे समझाते हुए कहा। कस्तूरी ने उन सब को समझाते हुए कहा, हम करियर पर फोकस नहीं खोएंगे सारिका, हमने अश्विन जी से अपनी पढ़ाई के लिए बात कर ली है। अरे अश्विन जी इससे बहुत प्यार करते हैं, वो इसे दुखी नहीं होने देंगे, अंशी उन दोनों की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। तो वो दोनों एक साथ बोले, देन ओके। कासु, कस्तूरी के दोस्त उसकी शादी के लिए राजी हो गए थे। वही पार्थ के घर में श्रेष्ठ के भाई और वल्लभ कस्तूरी की शादी की बात सुनकर बौखला गए थे।
हाँ, बा शादी कर रही है। श्रेष्ठ ने उन सब के सवालों का जवाब देते हुए कहा। वो तीनों अब और भी ज्यादा घबरा गए थे। तथन हड़बड़ाते हुए बोला, भाई साहब आप उन्हें रोकिए। वो ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकती है? वो आपकी लुगाई से। हाँ भाई साहब उन्हें रोकिए, वो आपकी लुगाई होते हुए किसी और से शादी नहीं कर सकती। शाश्वत ने भी हड़बड़ाते हुए कहा। पार्थ ने उनकी बात काटते हुए कहा, वो शादी कर सकती है और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, खुद श्रेष्ठ भी नहीं, क्योंकि उसका श्रेष्ठ के साथ डाइवोर्स हो चुका है। कानून के हिसाब से अब वो श्रेष्ठ की पत्नी नहीं है, पर मन से तो से ना भाई सा। श्रेष्ठ भाई सा मन से कस्तूरी भाभी सा को अपनी लुगाई माने से। शाश्वत ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा। श्रेष्ठ ने उन सब को इग्नोर किया और कस्तूरी को कॉल किया, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। क्या उसका फोन? अंशी ने सवाल किया, जिस पर कस्तूरी ने हाँ में सिर हिलाया। तो उसने कस्तूरी का फोन स्पीकर पर करके कॉल रिसीव किया। कस्तूरी ने कहा, हेलो छिपकली, देख थाने को आखिरी मौका दे रहा सुन, अगर तूने ये शादी वाली जिद नहीं छोड़ी तो। श्रेष्ठ ने ये कहा ही था कि कस्तूरी उस पर बिगड़ते हुए बोली, आप हमें धमकी दे रहे हो तो क्या करोगे आप? तो मैं थारे को गायब कर दूंगा और तू किसी को भी को नहीं मिलेगी। जे वास्ते एक बार और सोच ले। श्रेष्ठ ने उसे जवाब देते हुए इतना कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, जिसे देखकर अंशी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये बंदा तुम्हें गायब करने की धमकी दे रहा है, इसे ही गायब कर देते हैं हम। सरू अपने पापा को इस बारे में बताओ, देखना फिर वही गायब कर देंगे। अथर्व ने अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए कहा, पर कस्तूरी ने उसे जवाब देते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अश्विन जी खुद पुलिसमैन हैं, वो ये सब खुद देख लेंगे, हमें बस सुबह होने का इंतजार करना है। अगली सुबह गर्ल्स हॉस्टल। कस्तूरी को पूरे हॉस्टल में ढूंढा जा रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। अंशी और सारिका को टेंशन हो रही थी, ये कसु तो कहीं नहीं मिल रही, कहीं सच में उसे उसके पति ने गायब तो नहीं कर दिया। अंशी घबराते हुए बोली। वही पार्थ के घर में श्रेष्ठ अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर रेडी हो रहा था। वह आज उसी लुक में था जिस लुक में वह प्रलय की पार्टी में गया था। तभी उसके दरवाजे पर पार्थ ने दस्तक देते हुए पुकारा, श्रेष्ठ कस्तूरी कहाँ है? उसकी आवाज से श्रेष्ठ उसकी तरफ पलटा और उसे देखकर वह असमंजस में बोला, क्या हुआ? तू कस्तूरी के बारे में क्यों पूछ रहा है? पार्थ ने अंदर आते हुए जवाब दिया, कस्तूरी कहीं नहीं मिल रही, आज उसकी शादी होने वाली है, कहीं तुमने उसको किडनैप तो नहीं कर लिया? श्रेष्ठ ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर महारे को वा को गायब करना होता ना तो मनेवा को वा दिन ही गायब कर देता, जिस दिन वो गौरव महल को छोड़कर निकली थी। तो फिर कस्तूरी कहाँ पर गई? वो किसी को भी नहीं मिल रही, हॉस्टल से अभी उसके दोस्तों का कॉल आया है। पार्थ ने जब यह जवाब दिया तो श्रेष्ठ सीरियस हो गया। उसने आईब्रो सिकुड़ते हुए फिर से सवाल किया, ऐसे कैसे इकट्ठे मिल रही से? वो बटते ही होवेगी, उन लोगों को बोलो कि वाह को ढूंढे, वो लोग तो उसको ढूंढ ही रहे हैं, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसको ढूंढना चाहिए? ऊपर से उसके साथ संकल्प भी है, वो आज ही उससे मिलने के लिए आया है। पार्थ ने उसे जवाब दिया, जिस पर श्रेष्ठ के चेहरे का रंग उड़ गया। संकल्प भी अच्छे से, कान्हा जी इन दोनों बच्चों ने महारी नाक में दम कर रखा से, पता कोनी दोनों किस मुसीबत में फंसे होंगे। वो इतना बोलकर वहां से निकल गया। उसके पीछे पीछे पार्थ भी निकल गया। श्रेष्ठ ने अपने भाइयों और वल्लभ को कस्तूरी और संकल्प के बारे में बता दिया था। पार्थ, वो लोग और कस्तूरी के दोस्त कस्तूरी और संकल्प को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ कस्तूरी और संकल्प किसी से बचने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों इस वक्त एक ट्रेन में मौजूद थे जो पूरी तरह से खाली थी। कस्तूरी ने शर्ट और पैंट पहन रखी थी और संकल्प उसके साथ ही था। उन दोनों को कुछ गुंडों ने जबरदस्ती ट्रेन में सीट पर बैठा रखा था। वो दोनों उन लोगों को गुस्से में घूर रहे थे। कस्तूरी गुस्से में बोली, तुम लोग कौन हो और हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? उन गुंडों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। संकल्प भी गुस्से में बोला, मुंह में जुबान नहीं है क्या? जवाब दो, क्यों लेकर आए हो हमें यहाँ पर? उसकी बात सुनकर एक गुंडे ने उसकी ओर पिस्टल पॉइंट करते हुए कहा, ज्यादा जुबान चलाए ना तो हम यहीं पर तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे। उसकी इस हरकत को देखकर कस्तूरी डर गई। उसने संकल्प को गोद में लिया और उस गुंडे को देखते हुए बोली, हम तो बस पूछ रहे हैं कि आप लोग कौन हो, क्या इतना भी नहीं पूछ सकते?
वो गुंडा बोला, हम लोग तुम्हारी और इस छोटे शहजादे की मौत हैं। ये सुनकर कस्तूरी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे पर चिंता के बादल छा गए। संकल्प ने कस्तूरी को देखते हुए कहा, मौसा, आप चिंता मत कीजिए। यह लोग हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर इन्हें हमें मारना ही होता तो यह लोग हमें तभी मार देते जब इन्होंने हमें हॉस्टल से उठाया था। उसकी बात सुनकर कस्तूरी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, यह लोग हमें झूठा धमका रहे हैं। इनको तो। गुंडा फिर से गुस्से में बोला, क्या करोगे तुम लोग? संकल्प ने कस्तूरी की आंखों में देखकर कुछ इशारा किया और कस्तूरी ने गुंडे की पेट में लात मारी, जिससे उसकी गन नीचे गिर गई और वह गुंडा चूक गया। दूसरे गुंडे उसको उठाने की कोशिश करने लगे और वही कस्तूरी ने संकल्प को देखते हुए कहा, भागो यहाँ से। वह दोनों वहां से बचने के लिए भागने लगे। गुंडे ने अपने साथियों को देखते हुए कहा, हमें छोड़ो और उन दोनों को पकड़ो। अगर वह दोनों भाग गए तो बास हमको नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात मानकर बाकी लोग भी उन दोनों के पीछे भागने लगे। कस्तूरी ने संकल्प को देखते हुए कहा, बच्चा, यहाँ पर नायक चेन होगी जिसको हम खींचकर इस ट्रेन को रोक सकते हैं। वह उसे चेन के बारे में बताने लगी। संकल्प उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। कस्तूरी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिखे तो तुम सीधे हमें बताओगे ताकि हम उसके जरिए इस ट्रेन से बाहर निकल पाए। ओके मासा। यह बोलकर संकल्प पूरी ट्रेन में नजर दौड़ाते हुए भागने लगा। वह पूरी की पूरी ट्रेन खाली थी। वो दोनों भाग रहे थे और उनके पीछे गुंडे भी तेजी से भाग रहे थे। पकड़ो, पकड़ो। पूरी ट्रेन में यही आवाजें गूंज रही थीं। अचानक से कस्तूरी के शूज का फीता खुल गया, जिस कारण वह हटक कर नीचे गिरी और संकल्प चिल्ला उठा, मासा। गुंडे उनके ऊपर चढ़कर आ चुके थे। उन गुंडों का सरदार बोला, पकड़ी गई। अब कहाँ जाओगे? संकल्प कस्तूरी से कुछ दूर खड़ा हुआ था। वही कस्तूरी फर्श पर गिरी हुई थी। तभी संकल्प की नज़र वहां पर एक हैंडल पर पड़ी जो टूटा हुआ था। वह ट्रेन का ही हिस्सा था। उसने उसे थोड़ा सा खींचा और वह ट्रेन से अलग हो गया। उसने कस्तूरी की तरफ वह हैंडल फेंकते हुए कहा, मासा, मारिए इन्हें। कस्तूरी ने उस हैंडल को डंडे की तरह इस्तेमाल किया और उन गुंडों पर वार करके वहां से संकल्प का हाथ पकड़कर फिर से भागने लगी। चलो बेटा। गुंडे कहाँ हार मानने वाले थे। वो फिर से कस्तूरी के पीछे दौड़ने लगे। इधर संकल्प की नज़र ट्रेन की चेन पर पड़ गई तो वह चिल्लाया, मासा, वह देखो जो आप बोल रही थी। कस्तूरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। उसने ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया और वो दोनों वहां से भाग निकले। वो ट्रेन एक जंगली इलाके से गुजर रही थी, जिसे देखकर संकल्प ने परेशान होकर कहा, यह हम कहाँ पर है मासा? यहाँ से अब हम कैसे निकलेंगे? कस्तूरी ने उसको सीने से लगाया और प्यार से सहलाते हुए बोली, कान्हा जी पर भरोसा रखो, वह हमें कुछ नहीं होने देंगे। वो दोनों धूप में उस जंगल में भाग रहे थे। तभी संकल्प ने दर्द भरी आवाज में कहा, मासा, हमारे पैर थक गए। हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। कस्तूरी ने उसको अपनी पीठ पर लादते हुए कहा, बच्चा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वो दोनों ऐसे ही भाग रहे थे कि अचानक से उस घने जंगल में कस्तूरी के सामने एक लंबा व्यक्ति आ गया। उसका चेहरा देखकर कस्तूरी इतना ज्यादा चौंक गई कि धड़ाम से संकल्प के साथ नीचे गिर गई। दोनों के मुंह से चीख निकली, आह! और उनकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। गुंडे जो उनका पीछा करते हुए जंगल की तरफ आ रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई। गुंडों के सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है बॉस ने उन दोनों को पकड़ लिया है। उसका साथी परेशान होते हुए बोला, यह खुशी की नहीं चिंता की बात है। अगर बॉस ने उन दोनों को पकड़ लिया तो वह हमें नहीं छोड़ेंगे। हमने उनको भगाने दिया। वह लोग घबरा गए। गुंडों के सरदार ने कहा, हमें उनके पीछे जाना चाहिए। चलो। यह बोलकर वो लोग फिर से कस्तूरी और संकल्प के पीछे दौड़ पड़े। दूसरी तरफ कस्तूरी जिस इंसान से टकराई थी, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वह डरते हुए बोली, तुम जिंदा हो? हाँ, हमारी खूबसूरत मोहब्बत, हम जिंदा हैं और सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हैं। ऐसा बोलते हुए प्रलय उसकी तरफ बढ़ रहा था। संकल्प और कस्तूरी दोनों जमीन पर पड़े हुए थे। संकल्प ने उसको देखते हुए कहा, ये तो वही है जिनकी पार्टी में गए थे। दूर रहिए हमारी मासा से। वो प्रलय को दूर करने के लिए उसके करीब आया, जिसे देखकर कस्तूरी ने डर के मारे उसको समझाते हुए कहा, बच्चा, दूर हो जो इससे। ये खून है, इसने बहुत लोगों का खून किया। तुम्हारी मासा और हमारे मम्मी पापा को इसी ने मारा है।